हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको आदर्शवाद पढ़ाऊंगी। आदर्शवाद मेनली क्या है, जिसमें विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पदार्थ को नहीं। ठीक है। इसके तत्वों के आधार पर आदर्शवाद के कुछ रूप दिए गए हैं। सबसे पहला है नैतिक आदर्शवाद। इसके प्रवर्तक प्लेटो थे। प्लेटो ने विचार को महत्व दिया, यानी नैतिक आदर्शवाद में विचार को महत्व दिया है। दूसरा है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। इसका है बर्कले। बर्कले ने मन और आत्मा को महत्व दिया है। ठीक है। अगला है बुद्धिवादी आदर्शवाद। इसके प्रवर्तक है कांट। इन्होंने बुद्धि को महत्व दिया है। फिर है निरपेक्ष आदर्शवाद। ये हेगेल ने बताया था, प्रवर्तक हैं इसके। उन्होंने परम तत्व उसको महत्व दिया है। फिर लास्ट है बहुतत्ववादी आदर्शवाद। लाइबनिज लाइबनिज इन्होंने इसके प्रवर्तक हैं ये इसके, और इन्होंने मोनार्ट को इसमें बहुत अधिक महत्व दिया है। ठीक है। इससे ही हमें पता चल रहा है कि आदर्शवाद में विचारों को, मन को, बुद्धि को, परमेश्वर, इन सबको महत्व दिया जाता है। ये भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं और ये कहते हैं कि हमें हमारा शिक्षा ग्रहण करने का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। आदर्शवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो विचार, मन, आत्मा को ही यथार्थ मानती है। यह वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों, आदर्शों को अधिक महत्व देती है। यह मानता है कि आध्यात्म व मानसिक सत्ता ही सर्वोपरि है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान होने के कारण असत्य है। आदर्शवादी मानते हैं कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति या आत्मानुभूति है। आदर्शवाद की कुछ मान्य धारणाएं हैं। इसमें सबसे अधिक वैल्यू सामान्य को दी है। नंबर 2, आध्यात्म को प्राकृतिक से अधिक वैल्यू दी है। एक आध्यात्मिक जगत होता है, एक प्राकृतिक जगत। तो इन्होंने आध्यात्मिक जगत को सत्य माना है और प्राकृतिक जगत को असत्य। ये कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और ये जो पूरी प्रकृति है ये नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकती है, और ये मनुष्य की बुद्धि को सबसे अधिक वैल्यू देते हैं। नैतिक स्वाधीनता को भी ये वैल्यू देते हैं। ये कहते हैं कि कांट के विचार में मानव प्रकृति में प्रमुख अंश नैतिक भावना है, और इसमें इनका मानना है कि नैतिक मूल्यों को बहुत अधिक वैल्यू देनी चाहिए। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना। तो बच्चों को ये सब भाव सिखानी चाहिए। और है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर, ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षा। इसमें सबसे पहली बात बता देती हूँ, आदर्शवादी सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन मूल तत्वों को मानते थे। सत्य का मतलब है किसी की रक्षा करना या किसी की सहायता करना। शिव का मतलब है उसके बदले कुछ भी ना लेना, और सुंदर का मतलब है जो बिना स्वार्थ किसी की सहायता करे वही सुंदर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आदर्शवाद का सबसे पहले जो बताया था, सबसे ज्यादा श्रेय मिला है प्लेटो को। प्लेटो के बाद है कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल। इनके नाम प्रमुख उल्लेखनीय है आदर्शवाद के लिए। ठीक है। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा एक चेतना अथवा बौद्धिक प्रक्रिया है जो कि बालक में सद्गुणों का विकास करती है, और ये आध्यात्मिक जगत को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये कहते हैं कि बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वो आत्म स्व को जान सके। ठीक है, आत्मानुभूति कर सके। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मोक्ष प्राप्ति करना, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, बच्चों के नैतिक गुणों का विकास करना, आत्म का बोध होना, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, साहित्य, इन सब का ज्ञान होना। अब देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षा पद्धति।
वैसे बता दिया जाए कि आदर्शवादियों ने शिक्षा पद्धति की अवहेलना की है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्यों या आदर्शों को ही अधिक महत्व दिया है। फिर भी वो कहते हैं कि अगर शिक्षा पद्धति बनाई जाए तो ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, और ज्ञान ऐसा प्रदान करना चाहिए जिससे बालक की बुद्धि, योग्यता, रुचि, इन सब को ध्यान में रख के उसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, प्रदान किया जाए। ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि बालक को शिक्षा इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जिससे उन्हें अपने आत्म का बोध हो, स्व को जान सकें। प्लेटो ने इसमें प्रश्नोत्तर विधि बताई है, और क्या है के आधार पर संवाद विधि का विकास किया। प्लेटो ने अपनी अधिकांश रचनाएं भी संवाद के द्वारा ही दी है। तो वो कहते हैं संवाद के द्वारा, यानी लेक्चर मेथड। और प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु थे, उन्होंने आगमन निगमन विधि पर भी बल दिया। निगमन विधि में सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। और ऐसी ही पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को प्रैक्टिस कराते रहो, किसी चीज को रटा दो, मतलब तो उसे आ जाएगा। और फिर है डेकार्ट का सरल से जटिल की ओर। पहले बच्चे को इजी चीज सिखाई, जैसे क ख ग घ सिखाया, फिर कमला पढ़ाया। इस तरह बालक को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। शिक्षक शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षक चाहे बालक को कैसा भी बना सकता है। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षक वह माली है जो अपने पौधे को जैसे सींचेगा, जितना पानी देगा, जितने खाद डालेगा, उसी प्रकार पौधा विकसित होगा। वैसे ही बालक है कि शिक्षक बालक को जैसे रखेगा, जिस संरक्षण में, उसी प्रकार बालक का विकास होगा। इसीलिए शिक्षक को बालक के आध्यात्मिक गुणों का विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। आदर्शवादियों ने शिक्षक को माता पिता से भी अधिक स्थान प्रदान किया है। फिर है अनुशासन और आदर्शवाद। आदर्शवादियों के अनुसार बालक को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। उनका मानना है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल प्रदान नहीं करनी चाहिए। इसी कारण वे प्रकृतिवाद के विरोधी हैं, क्योंकि प्रकृतिवादी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं बालक को, लेकिन आदर्शवादियों के अनुसार बालक को स्वतंत्रता सीमित देनी चाहिए, उसे पूर्ण अनुशासन में रखना चाहिए।